अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, हम कंटिन्यूएशन करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की और आज हम बात करेंगे डेटा सैंपलिंग पे। लास्ट टाइम हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे बात की थी कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है। एक और सवाल जो कि बहुत ज़्यादा आता है वो है सैंपलिंग के हवाले से और सैंपलिंग क्यों होती है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये अक्सर डेटा साइंस के और इससे रिलेवेंट जो फील्ड्स हैं उनके इंटरव्यूज में आता है। तो इसको जरा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग बेसिकली प्रोसेस है जिसमें आप बेसिकली किसी भी एक पॉपुलेशन से या एक किसी भी बड़े डेटा सेट से आप एक सबसेट को लेते हैं और ये काम आप इसलिए करते हैं ताकि आप उस सबसेट के थ्रू फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करके इनसाइट्स को निकाल सकें। तो इंस्टेड के आप सारे पूरे बड़े डेटा सेट पे वर्क करें जो कि ज्यादा बड़ा अगर डेटा सेट है जिसमें हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, आप बेसिकली कलेक्ट करते हैं सैंपल को और उसको से जो रिजल्ट्स आते हैं उसको आप पूरे डेटा सेट पे पूरी पॉपुलेशन से अप्लाई करते हैं। इसका फायदा ऑब्वियसली ये होता है कि आपकी टाइम बचता है, मॉडल्स की जो प्रिपरेशंस हैं उसमें टाइम बचता है और साथ में जो कंप्यूटेशनल पावर यूज हो रही होती है उसमें भी आपको फायदा होता है, यानी आपको कम कंप्यूटेशनल पावर यूज करनी पड़ती है। तो जिस इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 1 मिलियन कस्टमर्स हैं तो 1 मिलियन जो कस्टमर्स हैं उन पूरे का डेटा को एनालाइज करने से ज्यादा आसान है कि आप एक रेंडमली 1000 कस्टमर्स को सिलेक्ट करें इस पूरी कस्टमर बेस में से और फिर जो इसमें से इंसाइट्स आए उसको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं या उसको आप डिवाइस कर सकते हैं पूरी पॉपुलेशन पे, पूरे 1 मिलियन कस्टमर्स पे। अब इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ कॉन्स भी हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा साइंस में सैम्पलिंग की बात करें तो ये हमारा टाइम बचाता है, हमारे रिसोर्सेज बचाता है। इसमें हम एनालिसिस को ज्यादा तेजी से कर सकते हैं और पूरी पॉपुलेशन को अगर करने चाहेंगे तो टाइम और रिसोर्सेज काफी ज्यादा लगेंगे। इसमें एफिशिएंसी भी हमारी बेहतर होती है और जो डेटा सैम्पलिंग है आप समझ लें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग के, उसमें डेटा सैम्पलिंग एक वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट आता है। बट इसमें एक कुछ कॉन साइड भी है, वो ये है कि सैम्पलिंग को बहुत प्रॉपरली करना जरूरी है। अगर सैंपल प्रॉपर नहीं होगा, आपका डेटा सेट या जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है वो बाइस्ड होगा, तो उसकी वजह से आपके जो इन्फ्रेंसेस आएंगे, जो इंसाइट्स आएंगी मॉडल के लिए, वो रॉन्ग आएंगी, वो बाइस्ड होंगी, वो जानिबदार होंगी और उसकी वजह से जब भी कभी भी आपका मॉडल रियल डेटा पे काम कर रहा होगा या फॉर एग्जांपल जनरेटिव मॉडल की बात करें, कुछ चीज जनरेट कर रहा होगा तो वो सही चीज को जनरेट नहीं करेगा, उसमें बायसनेस आएगी। तो सैम्पलिंग इटसेल्फ एक बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। अब अगर हम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो सैम्पलिंग के बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे कि नाम से जाहिर है कि हर मेंबर को पॉपुलेशन से आप पिक करोगे और हर एक मेंबर को जिसको आप पिक कर रहे हो उसको पिक करने का एक नॉन जीरो चांस होगा सिलेक्ट करने का। यानी फॉर एग्जांपल अगर 1000 हैं तो उसमें से हर एक को पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगी। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है कि हर एक मेंबर के पास जो डेटा सेट का मेंबर है यानी पॉपुलेशन का जो मेंबर है उसके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती और इसकी वजह से जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो उसकी उसमें आप ये भी कह सकते हो कि ये बायस सैम्पलिंग है, बिकॉज इसमें आप ये देखते हो कि मैंने जो पूरी पॉपुलेशन से डेटा उठाना है वो किस तरह से उठाना है। ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ मैंने जो 5 फीट से ऊपर वाले लोग हैं फॉर एग्जांपल हाइट वाइज उनको पिक कर रहा हूं, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सिनेरियो में आ जाएगी। और इसके भी अपने कुछ फायदे होते हैं। कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आप ये डिसाइड करें कि मुझे पॉपुलेशन के सिर्फ एक खास हिस्से को सैम्पलिंग करनी है, तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अब अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो मेथड्स हैं उनकी टाइप्स क्या क्या हैं, एक तो सिंपल सी टाइप है जो कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। उसमें हर एक जो आपके पास डेटा पॉइंट है उसके पास इक्वल चांस है और ये रैंडम सिलेक्शन होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर 1000 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 100 को रैंडमली आप पिक कर लें।
ठीक है, तो ये रैंडम सैंपलिंग आपकी हो जाएगी। फिर एक और चीज होती है जो कि कहलाती है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। अब इसमें आप करते ये हैं कि जो भी पॉपुलेशन है उस डेटा को पहले डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, जिसको स्टार्टा भी कहते हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, जैसे यानी जो डिवीजन आपने ग्रुप्स में की है वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे जेंडर हो सकता है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें आपने जेंडर वाइज ग्रुप्स बना दिए, मेल एंड फीमेल, या इनकम ग्रुप्स की सैंपलिंग में आप ग्रुप्स बना सकते हैं। नेवरदलेस आप ग्रुप्स बनाते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में, और फिर आप उस ग्रुप में से प्रोपोर्शनैलिटी के तहत डेटा लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेल्स और फीमेल्स के आपने ग्रुप्स बना दिए, अब आपने 50% डेटा जो है मेल से लिया और 50% डेटा जो है फीमेल्स वाले ग्रुप से लिया, तो ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहलाती है। अब इसमें मेक श्योर ये चीज हो जाती है कि आपने जो डेटा लिया है वो ईच ग्रुप से इक्वल आएगा। यानी अगर सिंपल एक पॉपुलेशन होती और आप जब रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं और आपने मेल फीमेल की सेग्रीगेशन नहीं की, तो ये हो सकता है कि आपने जो डेटा लिया है उसमें ज्यादा मेल्स का डेटा आ जाए और फीमेल्स का ना आए। इसके बरक्स स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में होता है कि पहले आप मेल्स और फीमेल्स का डेटा अलग कर देते हैं, यानी ग्रुप्स बना देते हैं, और हर एक में से आप इक्वल अमाउंट ऑफ डेटा पॉइंट्स को एज सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। उसके बाद फिर आती है एक क्लस्टर्ड सैंपलिंग। क्लस्टर्ड सैंपलिंग में बेसिकली करते ये हैं कि पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है क्लस्टर्स में। तो क्लस्टर सैंपलिंग में बेसिकली ये होता है कि हम क्लस्टर्स बना देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सिटीज के क्लस्टर्स आपने बना दिए, और जो पूरा क्लस्टर है उसको फिर हम रेंडमली सिलेक्ट करते हैं अपने एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये आपकी क्लस्टर सैंपलिंग हो जाती है। उसके बाद फिर आती है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में आप बेसिकली ये बोलते हो कि आप डिफाइन करते हो कि मैं किस एलिमेंट को पिक करूंगा। यानी आप ये कह सकते हो कि मैं डेटा सेट के हर 10वें एलिमेंट को पिक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल 200 रोज हैं किसी डेटा सेट में, तो आप ये कहते हो कि मैं इन 200 रोज में से हर 10th रो को पिक करूंगा, और पिक करके मैं 20 रोज का एक सैंपल बना लूंगा। ठीक है, तो इसमें सिस्टमैटिक सैंपलिंग में आप डिसाइड करते हो एक पैरामीटर जिसके तहत आप पिकिंग करते हो डेटा की। उसके बाद एक और होती है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में ये होता है कि बेसिकली आप पहले रेंडमली क्लस्टर बनाते हो। जैसे आपने सिटीज के क्लस्टर बनाए थे, उन सिटीज के क्लस्टर में से आप रैंडम सिलेक्शन कर लेते हो। जैसे आपने लाहौर, कराची और पेशावर को सिलेक्ट कर लिया, बाकियों को छोड़ दिया। अब ये आपने रैंडम सिलेक्ट कर लिया, या और कोई शहरों को आपने ले लिया, और फिर ये जो रैंडमली सिलेक्ट किए थे आपने, इसमें से आप रैंडम डेटा पॉइंट्स को उठाते हो। तो इसको कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। यानी पहले आपने क्लस्टर बना दी और क्लस्टर में से फिर आपने रैंडम पिकिंग कर ली। अब आ जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स पे। अब इसमें सबसे पहले आती है कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब कन्वीनियंस सैंपलिंग बेसिकली होती है कि आपको जो आसान डेटा मिला वो आपने पिक कर लिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोगों का डेटा लेना था, तो आपने देखा कि मेरे करीब एक मॉल है, आप वहां गए और वहां से लोगों का डेटा ले लिया, या जो भी आपने इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो वहां पे आके लोगों से ले ली। अब आपने पूरे शहर में जाके डिफरेंट पॉइंट्स में नहीं लिया, आपने के करीब एक मॉल था वहां जाके ले ली। दैट्स कॉल्ड कन्वीनियंस सैंपलिंग। एक और होता है नॉन प्रोबेबिलिस्टिक में कंसेक्यूटिव सैंपलिंग। अब इसमें ये होता है कि जो भी अवेलेबल डेटा सेट होता है वो, या जो भी अवेलेबल डेटा होता है जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट करता है, उसको आप ले लेते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे डेटा चाहिए 30 ईयर्स प्लस के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका। तो अब मैं बाहर निकला, और रादर कि मैं किसी पर्टिकुलर जगह पे जाता, जो भी बंदा मुझको मिला 30 साल से बड़ी उम्र का, उसका डेटा मैं लेना शुरू कर दिया। दैट्स इज कंसेक्यूटिव सैंपलिंग। उसके बाद फिर होती है प्रोपोजिव जजमेंटल सैंपलिंग, और इसमें बेसिकली सेक्शन बेस्ड होती है कुछ जजमेंट्स पे। सो फॉर एग्जांपल आप टारगेट करते हैं ओनली डेटा इंजीनियर्स विद 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अब ये वाली जो सिनेरियो है कि आपने बेसिकली एक क्राइटेरिया वेल डिफाइन कर दिया कि मुझको इंजीनियर्स चाहिए, डेटा इंजीनियर्स जो कि 5+ ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ हो। और लास्ट में एक होता है कोटा सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। और कोटा सैंपलिंग में बेसिकली होता यह है कि ये स्ट्रैटिफाइड की तरह है, बट ये नॉन रैंडम है। फॉर इंस्टेंस आप ये कह सकते हैं कि 50 मेल्स और 50 फीमेल्स बेस्ड ऑन कोटा आपने सिलेक्ट करना है, और ये रैंडम नहीं है। ठीक है, यानी आप गए मॉल में, फॉर एग्जांपल
आपने 50 मेल्स को लिया और 50 फीमेल्स को लिया, ठीक है, और ये नॉन रैंडम नहीं है। आप कुछ ना कुछ क्राइटेरिया डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि मैं 30+ ईयर्स वाले मेल्स और फीमेल्स को लूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सैम्पलिंग से लिंक है। इसमें एक और चीज जो आप के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम करते क्यों है, बेनिफिट क्या है, फास्टर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजियर टू एनालाइज है, और हमको अलाउ करता है एक्यूरेट इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम से। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस हमारे पास इसमें सबसे पहला चैलेंज आता है कि बायसनेस हो सकती है अगर प्रॉपरली ना किया जाए। इसमें ये भी हो सकता है कि हम एज केसेस को ना पिक कर पाए यहाँ पे। जैसे मिसाल के तौर पे आपने हाइट की हमने बात की थी, अब हमने रेंडमली अगर लोगों को पिक किया, लोगों का डेटा पिक किया, तो ये हो सकता है कि कोई खास कद वाला बंदा हमसे छूट जाए। जैसे मिसाल के तौर पे 4 फीट वाले लोग हमसे छूट जाए, ठीक है, या बहुत छोटे कद वाले लोग हमसे छूट जाए। तो एज केसेस जो होते हैं वो आपसे मिस हो सकते हैं इसमें। और इसमें एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जब सैंपलिंग करें और उससे इन्फ्रेंस निकालें तो आप इस चीज को भी समझें कि पॉपुलेशन किस तरह की है, ठीक है। पॉपुलेशन की जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतने ज्यादा बेहतर अंदाज से आप सैंपलिंग कर सकते हैं। और कॉमन इंटरव्यूज क्वेश्चन में ये बड़ी चीज भी आती है, व्हाट इज सैंपलिंग एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन डेटा साइंस, वो हमने डिस्कस कर लिया है। डिफरेंट सैंपलिंग मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए, ये भी पूछा जाता है। और साथ में प्रोबेबिलिटी और वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो भी डिस्कस की जाती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं फर्दर इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।